हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो रोड टू प्रीलिम्स आपका भी एक इनिशिएटिव यहाँ पर चल रहा है जिसमें हम डेली 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। रिवैम्प्ड प्रीलिम्स जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो बेसिकली जो नई अप्रोच यहाँ पर रखी जा रही है वो किस बेसिस पर है कि 5 क्वेश्चंस कैसे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। कि पहली बात, जो हमारे द्वारा क्रैश कोर्स जो यहाँ पर चलाया जा रहा है प्रीलिम्स से रिलेटेड 2023 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए, जिसका नाम है संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, उसके हम 2 क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। फिर जो हमारे द्वारा एक और इनिशिएटिव यहाँ पर रखा गया है जिसमें हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, उससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस डाले जाएंगे और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वही अप्रोच फॉलो करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की। बट उससे पहले डेफिनेटली एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि अभी तक हमारे इस कोर्स से वाकिफ नहीं है, कि हमारे द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स यहाँ लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। ठीक है, जिसमें आपके जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, करंट अफेयर्स की कवरेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। एमसीक्यूज का डेटाबेस यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अब इसका जो प्राइस है स्लैश कर दिया जा चुका है, 8,000 का ही आपका मात्र कोर्स रह चुका है, जिसमें आपको जो सेशंस हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो डेफिनेटली आप देखेंगे आज के क्वेश्चंस देखते ही कि करंट अफेयर या जो आपका क्रैश कोर्स है उसमें किस तरीके से कवरेज हो रही है टॉपिक्स की। ठीक है जी। तो पहले 2 क्वेश्चन आपके इसी पर्टिकुलर चीज से है। सो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। बात हो रही है 2 स्टेटमेंट्स के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सबसे पहले बात कर रहे हैं जीएनपी के बारे में। कह रहे हैं कि किसी भी नेशन का जो जीएनपी रहेगा उसमें हम इंक्लूड करेंगे इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट फ्रॉम हिज और हर फॉरेन एसेट्स। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया किसी भी देश का अगर हम ग्रॉस नेशनल इनकम वहां पर निकालेंगे तो उस पर्टिकुलर चीज में हम इंक्लूड करेंगे इनकम जो कि अर्न की जाएगी बाय द फॉरेनर्स जो कि हमारे देश में भी लोकेटेड है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। थोड़ा ब्लू पेन से चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। ये 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो बेसिकली जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक तो रहता है आपका जीडीपी। जीडीपी में हम क्या कहते हैं कि भैया जितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज हमारी बाउंड्रीज में क्रिएट हो रही हैं उसको हम ऐड करेंगे, फिर हम जीडीपी तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में फिर आप इंपॉर्टेंस इसको देंगे यहाँ पर नेशनल को, कि हमारे देश के लोग यहाँ पर किस प्रकार की प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर चाहे वो हमारे देश में हो या बाहर उनके एसेट्स लोकेटेड हो, अगर वहां से भी पैसा वो अर्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपका जीएनपी में इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या था, ग्रॉस नेशनल इनकम में। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम नेशनल को तो फोकस करेंगे बट साथ साथ इनकम पे भी फोकस डालेंगे कि जो पैसा इनके द्वारा यहाँ कमाया जा रहा है। तो बेसिकली इसमें जितने भी आपके फॉरेनर्स हैं जो कि इंडिया में ही लोकेटेड हैं, उनकी हम इनकम को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। यही बेसिक सा पॉइंट था जो कि आपको यहाँ ध्यान में भी रखना है। तो उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ हमारी ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो इस तरीके से हमने ये पूरा टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किया था, जिसमें हमने जीडीपी, जीएनआई और जीएनपी के डिफरेंस के बारे में बात की थी, कि 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दी किस तरीके से इनकम यहाँ पर अर्न की जाती है। जिसमें हम जब जीडीपी की बात करते हैं तो सीजीआईएक्स का जो आपका फॉर्मूला है वो लगेगा, जिसमें आपके जितने भी रेजिडेंट्स हैं हमारे देश में रह रहे हैं उनके द्वारा जो भी इनकम अर्न की जा रही है डेफिनेटली तीनों ही कंपोनेंट्स में यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। फिर बात करते हैं फॉरेनर्स इन द कंट्री। तो जीडीपी में तो इंक्लूड होंगे क्यों, क्योंकि देश में ही हमारे पैसा वो कमा रहे हैं। जीएनआई में इंक्लूड तब होंगे अगर वो देश में ही पैसा स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर वो देश से बाहर ले जा रहे हैं पैसा तो वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। वही चीज आपको यहाँ पर भी पूछी गई थी, ग्रॉस नेशनल इनकम में यदि फॉरेनर्स हमारे देश में ही पैसा स्पेंड कर रहे होंगे तभी हमें उन पर्टिकुलर कंपोनेंट को जीएनआई में यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी। फिर बात करते हैं जीएनपी के बारे में। तो डेफिनेटली यहाँ पर जितने भी फॉरेनर्स हैं हमारे देश में पैसा कमा रहे हैं उन्हें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम जीएनपी के केस में नेशनल के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारे ही रेजिडेंट्स यहाँ पर जो पैसा कमा रहे हैं उसी को हम जीएनपी में यहाँ पर डालेंगे। फिर जो रेजिडेंट्स बाहर रह रहे हैं, डेफिनेटली बाहर हैं, बाहर पैसा अर्न कर रहे हैं, हमारे देश में किसी प्रकार की प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, तो जीडीपी में तो डेफिनेटली इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। जीएनआई में कब इंक्लूड किए जाएंगे, जब वो पैसा वापस भेजेंगे इंडिया में, जब रेमिटेंसेज हम यहाँ पर रिसीव करेंगे फिर वो हमारे जीएनआई का हिस्सा जरूर बनेंगे। बट जीएनपी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली हमारे ही देश के लोग हैं, नेशनल को हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से उन्हें भी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में इंक्लूड किया जाएगा। साथ के साथ अगर हम बात करें फॉरेनर जो कि बाहर ही हैं, बाहर के ही हैं, बाहर ही रह रहे हैं, तो डेफिनेटली सभी कंपोनेंट्स में उन्हें हम यहाँ एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये बेसिक सा डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है
कि तीनों ही कंपोनेंट्स में जीडीपी, जीएनआई, जीएनपी क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है जी, आई होप इस टेबल के माध्यम से आपको ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी हो। तो क्रैश कोर्स में डिटेल में टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर बात रखी गई है कॉन्सेप्ट के बारे में। कह रहे एन इकोनॉमिक फाइंडिंग जो कि बताता है इनकम रेशियोज बिटवीन द हाई एंड लो इनकम कंट्रीज आर सिस्टमैटिकली एग्जैजरेटेड बाय जीडीपी कन्वर्जन एट मार्केट एक्सचेंज रेट। इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में था, मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ क्या बात हो रही है कि यदि आप दो इकोनॉमीज को उठाएं जिनमें एक इकोनॉमी आपकी हाई इनकम कंट्री है, दूसरी आपकी लो इनकम कंट्री है, तो उसमें जो हम जीडीपी के रिजल्ट्स देखेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेंगे। क्योंकि जीडीपी में हम क्या बात करते हैं कि भैया जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रही हैं किसी भी देश में, उनकी फाइनल वैल्यू क्या है। ठीक है जी, उनकी जो फाइनल वैल्यू रहेगी डेफिनेटली उसमें हम प्राइस भी इंक्लूड करेंगे। तो जो हाई इनकम कंट्री रहेगी तो वहां पे डेफिनेटली उनका प्राइस भी ज्यादा रहेगा क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा भी अवेलेबल है। लो इनकम कंट्री में उतना ही उसका चीजें मुड़ जाएंगी कि भैया वहां पर पैसे अवेलेबल नहीं है तो उतना पैसा भी कहां से खर्च करेंगे। तो उसकी वजह से जो हम जीडीपी में डिफरेंसेस देखेंगे वो काफी ज्यादा रहेंगे। ठीक, जो कि आपके मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से हम फिर यूएस डॉलर में वहां पर डिनोमिनेट करते हैं, जिसके हिसाब से हम यह बता पाते हैं कि भैया कौन सा देश कौन से रैंक पर यहाँ पर स्टैंड करता है। तो वही चीज अब आपसे यहाँ पर पूछी गई थी कि ये फिनोमिना कौन से पर्टिकुलर इन चारों में से किसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। तो जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो जी नहीं, ये आपका नहीं है। जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली क्या बात आपको करता है यहाँ पर, जिसके माध्यम से हम क्या बोलते हैं कि जो आपकी नॉमिनल जीडीपी है अपॉन जो रियल जीडीपी है उसका नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, वो आपका जीडीपी डिफ्लेटर रहेगा, जिसके हिसाब से हम इन्फ्लेशन का आइडिया लगा पाएंगे। रीजन बीइंग कि नॉमिनल जीडीपी में हमारा यहाँ पर करंट प्राइसेस का हम यूज करते हैं और रियल जीडीपी में हम किसी बेस ईयर के प्राइसेस को वहां पर यूज करते हैं। तो दोनों का कंपैरिजन ड्रॉ होगा जिससे हम इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप भी यहाँ पर निकाल पाएंगे। सेकंड जो बात हो रही थी परचेजिंग पावर पैरिटी, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये रहता है कि किसी भी करेंसी में कितनी क्षमता है कोई चीज खरीदने की, कि दो बास्केट ऑफ गुड्स, एक इंडिया का आदमी है, एक यूएस का आदमी है, दोनों उस बास्केट ऑफ गुड्स पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम करेंसीज की बीच की जो पावर परचेजिंग कैपेसिटी है, जो पैरिटी है, उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है कि एक ऐसा इफेक्ट जिसके चलते जो हाई इनकम कंट्रीज रहेंगी उनके जीडीपी नंबर्स भी ओवरस्टेटेड रहेंगे और जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनके जो जीडीपी नंबर्स हैं वो अंडरस्टेटेड रहेंगे, तो वो इफेक्ट आपका पेन इफेक्ट यहाँ पर कहलाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर था। तो इसी तरीके से हमने पेन इफेक्ट भी आपका डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है हमारे क्रैश कोर्स में ही। तो वही चीज मैंने आपको समझाई, वही चीज ऐसी तरीके से रखी गई है कि भैया सिंपल सी बात समझिए कि जो हाई इनकम कंट्रीज हैं डेफिनेटली उनका जीडीपी नंबर ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वैल्यू भी ज्यादा है और लो इनकम कंट्रीज में डेफिनेटली उनकी वैल्यू भी वहां पर कम रहेगी। तो उस हिसाब से जब हम एक कॉमन करेंसी के ऊपर आएंगे, जीडीपी रैंकिंग वहां पर करने की कोशिश करेंगे, तो हाई इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उस प्रकार से ज्यादा वैल्यू और कम वैल्यू के प्रोडक्ट्स वहां पर बेचे जा रहे हैं। ऑल्दो हो सकता है प्रोडक्ट्स वैसे सिमिलर नेचर के भी हों, बट स्टिल वहां पर पावर परचेजिंग का फर्क वहां पर आ जाता है, तो डेफिनेटली उसका असर यहाँ पर देखा जाता है, जिसे हम यहाँ पेन इफेक्ट के नाम से यहाँ पर डालते हैं। ठीक है जी, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे टेस्ट से रहेंगे, जो हमारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर रन की जा रही है, जो हमारा फाउंडेशन टेस्ट नंबर 4 था। जब जितने लोगों ने इस पर्टिकुलर टेस्ट को यहाँ पर अटेम्प्ट किया तो इजीली इन क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो टेस्ट सीरीज रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे द्वारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम काफी लंबे समय से यहाँ पर रन किया जा रहा है, जिसमें आपके 30 टेस्ट हैं, कुछ फंडामेंटल टेस्ट रखे गए हैं, रिवीजन टेस्ट के साथ एडवांस टेस्ट, एफएलटीज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके किस तरीके से आप एक क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है जी, सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। डेफिनेटली अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज का जो एक प्रोग्राम रहता है, हर एक एस्पिरेंट के मन में रहता है कि भैया प्रीलिम्स से पहले हम अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे, अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर एडवाइस करूंगा कि हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन में विद रेफरेंस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई। ठीक है जी, बात हो रही है पहली स्टेटमेंट में इंफीरियर गुड के बारे में कि भैया उसकी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी। सेकंड में बात कर रहे हैं कि टी एंड कॉफी आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। थर्ड में बात हो रही है गिफन गुड्स के बारे में कि बेसिकली ये उस तरीके के रेयर गुड्स हैं इन विच प्राइस इंक्रीजेस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड। जनरली जब भी आपकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड किसी भी कमोडिटी की वहां पर कम हो जाती है, बट इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कह रहे हैं कि भैया जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो उस दौरान डिमांड भी उसकी वहां पर बढ़ती जाएगी। तो ये तीन स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं।
बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो एक बार सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली अगर हम देखें टाइप ऑफ गुड्स के बारे में बात हो रही है, इंफीरियर गुड, बेसिकली जिसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो जनरली जब भी हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करते हैं, जनरली हम क्या देखते हैं कि कोई भी अगर आप घर पे राशन लेके आ रहे हैं, कोई भी चीज लेके आ रहे हैं जो आप पहले बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में वहां पर यूज कर रहे थे, या जिसको हम कहते हैं कि जो सुपीरियर गुड भी रहेगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, तो पहले क्या करेंगे, आप उसको बहुत ही मिनिमम यूजेज उसकी रहेगी, क्योंकि आपकी इनकम उतनी, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम उतनी कम है। बट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड भी वहां पर बढ़ाएंगे। बट इंफीरियर गुड्स के केस में यहाँ पर क्या होगा, ठीक है जी, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही कहती है गुड्स के केस में कि जैसे जैसे आपकी इनकम यहाँ पर बढ़ती है वैसे वैसे उस पर्टिकुलर गुड की यहाँ पर डिमांड भी बढ़नी चाहिए। बट इस पर्टिकुलर केस में क्या रहेगा, इंफीरियर गुड में वो नेगेटिव दिखाएगा। रीजन बीइंग कि मान लीजिए आप एक बहुत ही सब पार क्वालिटी का वीट वहां पर यूज करते हैं, ठीक है जी, आदत पड़ी हुई है, आप उसी को कंज्यूम कर रहे हैं, बट सडनली आपकी एक नई जॉब लगती है, आपको अच्छे वहां पर पर्क्स मिलते हैं, अच्छे तरीके से आप नई पढ़ाई करके कोई नई जॉब वहां पर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां पर इंप्रूव होगा, तो आप ऐसे इंफीरियर गुड्स का यूज करना कम कर देंगे। मतलब आपकी इनकम तो बढ़ेगी बट आपके एंड से इनकी डिमांड यहाँ पर कम हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट उसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड बात हो रही है सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, कि जब एक गुड आपका अवेलेबल ना हो या बहुत ही प्राइसी हो तो आप दूसरे गुड की ओर शिफ्ट करते हैं। तो कॉफी और टी उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट गुड्स यहाँ पर माने जाते हैं, कि यदि आप कॉफी पीते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से आपको लगता है कॉफी बहुत ज्यादा महंगी होगी, शायद आप अपने चाय पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग इस चीज को डिफर भी करेंगे कि नहीं भैया जो कॉफी लवर्स हैं वो तो कॉफी लवर्स ही रहेंगे, बट नहीं, उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट गुड्स हम यहाँ पर मानते ही मानते हैं। उसके अलावा गिफन गुड्स, कि उस प्रकार के रेयर गुड्स हैं जिनका प्राइस इंक्रीज होता है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड। सो बेसिकली जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड वहां पर बढ़ेगी, ठीक है जी, तो उसका डेफिनेटली वहां पर प्राइस भी वहां पर बढ़ेगा ही। बट जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो उसकी वजह से जब प्राइस बढ़ेगा तो फर्दर वहां डिमांड कम होनी दिखेगी। बट इस पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में हम क्या बात कर रहे हैं कि भैया ये जो गिफन गुड्स हैं, कि वही अगेन कि एक गरीब आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, ठीक है जी, उसकी जो रोजी रोटी है वो बेसिकली एक क्या उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी खाने के मामले में, कि भैया कुछ दालें आ जाएं घर में, सब्जी वब्जी अगर कभी लगी कुछ अच्छा खाना है तो तब खा सकते हैं, चावल आ जाए और आटा आ जाए। तो आटे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो भैया अगर आटे का प्राइस सडनली बढ़ना शुरू हो जाए, उसको लगे कि भैया यहाँ तो प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो उसकी और ज्यादा डिमांड करेगा ताकि मैं पहले से ही स्टॉक करके रख लूं, ताकि उस हिसाब से जब फर्दर इसका प्राइस बढ़े तो शायद मेरे लिए अफोर्डेबल ना रहे। तो वो उस प्रकार के जो गुड्स रहेंगे उन्हें हम इस प्रकार की कैटेगरी में यहाँ पर डालेंगे कि भैया ये गिफन गुड्स हैं, कि जैसे जैसे इसका प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे उसकी डिमांड भी वहां पर और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। अदरवाइज जब प्राइस बढ़ता है तो आपकी डिमांड वहां पर कम हो जाती है। ठीक है जी, तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट थी, उसी के आधार पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर पर्टिकुलरली करेक्टली मार्क किया हो। तो ये स्क्रीनशॉट है बेसिकली हमारी टेस्ट सीरीज से ही निकाला गया है, किस तरीके से आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। डिटेल्ड अगर आप इसका देखना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन तो डेफिनेटली हमारे स्लीपी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपको बताया गया। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन उस तरीके का ही है जिसमें कुछ पेयर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि टर्म क्या है और क्या उसका मीनिंग है। सो चार ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन से पेयर्स आपके करेक्टली मैच किए गए हैं। सबसे पहले बात हो रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। तो पहले तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वीडियो पॉज कर लीजिए, एज सच कुछ भी घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है, आप इजिली इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके एक बार देखिए कि यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट्स आपको मेंशन की गई हैं और उस हिसाब से करेक्टली आंसर यहाँ पर मार्क कीजिए। बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में कि भैया ट्रेडेबल नेचर की है। ठीक है जी, एक ट्रेडेबल आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जा रहा है आरबीआई द्वारा, हैविंग अ डेट ऑब्लिगेशन। तो भैया जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट्स इशू करती हैं। ठीक है जी, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, इनके द्वारा यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, आरबीआई द्वारा नहीं, और उन्हीं के ऊपर डेट ऑब्लिगेशन भी रहता है। तो पहला पेयर तो हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। उसके हिसाब से अगर हम ऑप्शंस देखें तो कहीं ना कहीं हम पहुंच भी सकते हैं कि अगर पहला इनकरेक्ट हो गया तो इजिली आपकी जो सी ऑप्शन है और जो ए ऑप्शन है इसको हम रूल आउट कर देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ट्रेजरी बिल्स के बारे में क्या कह रहे हैं, तो ये भी एक तरीके के आपके बॉन्ड्स ही हैं जो कि सरकार द्वारा यहाँ पर इशू किए जाते हैं, बट इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से कम यहाँ रहता है। तो मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इशू किए जा रहे हैं फॉर लेस देन 365 डेज
ठीक है जी, आपको पता ही है 3 तरीके के 91, 184 से 64 डेज इस तरीके के आपके इनकी मैच्योरिटी पीरियड रहते हैं और इन्हें हम फेस वैल्यू पे रिडीम करते हैं। बिल्कुल सही बात। और ये जो आपके ट्रेजरी बिल्स रहते हैं इन्हें हम कहते हैं कि भैया ये जीरो कूपन बॉन्ड्स भी हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि जीरो कूपन बॉन्ड्स का क्या मतलब है। ठीक है जी, सेशन खत्म होगा तो ये आपके लिए होमवर्क है कि बताना है जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं। थर्ड में बढ़ते हैं, तो सेकंड तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। थर्ड की ओर बढ़ते हैं, तो जहां अगर आपका सेकंड आपको पता है कि करेक्ट है, इजीली आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं कि भैया बी ऑप्शन मेरा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। बट वहीं अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। देखिए बॉन्ड जब भी इशू किया जाएगा उसके साथ एक कूपन रेट वहां पर रहेगा, अनटिल अनलेस वो जीरो कूपन बॉन्ड नहीं है। तो कूपन रेट जो रहेगा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स में वो सीपीआई के साथ लिंक्ड रहेगा कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका कूपन रेट भी वहां पर बढ़ रहा है, जिसके चलते आपकी जो एनुअल कूपन पेमेंट है वो भी वहां पर बढ़ रही है। ठीक है जी, तो वही चीज यहां पर भी आपको पूछी गई थी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड से रिलेटेड कह रहे हैं कि बॉन्ड्स जहां पर दोनों ही कूपन फ्लोज भी जो आपकी एनुअल कूपन पेमेंट रहती है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है दोनों ही प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो बिल्कुल करेक्टली यहां पर बताया गया है। ठीक है जी, अब आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया अगर डिफ्लेशन का सिनेरियो वहां पर क्रिएट हो जाए कि वहां प्राइसेस गिरने कम हो जाए तो कूपन रेट का तो आपका नेगेटिव में चला जाएगा। जी जा सकता है उस हिसाब से, ठीक है जी, बट वहां पर डिफ्लेशन की बात नहीं की गई है, यहाँ इन्फ्लेशन की ही बात की गई है। ठीक है जी, उस हिसाब से आपका ये पर्टिकुलर जो पेयर है ये बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर बताया गया है। तो मतलब सेकंड और थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन गया। बट फिर भी नॉलेज पर्पसेस के लिए रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के हैं। तो भैया देखिए सरकार यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स रन कर रही है, उनका स्टेक है वहां पर इन सभी बैंक्स में। तो जब भी उन्हें कैपिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, सरकार के पास पैसा अवेलेबल नहीं रहता, तो वो इस प्रकार के बॉन्ड्स वहां पर इशू कर देती है, जो कि सरकार द्वारा इशू किए जाते हैं, बट वो जो पैसा है वो बैंक्स में कैपिटलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। और उनकी जो भी रिडीम के टाइम जो पेमेंट वहां पर होगी या जो एनुअल कूपन पेमेंट रहेगी वो सरकार द्वारा ही वहां पर की जाएगी। तो ये जो आपको ऑप्शन यहाँ पर दी गई है इनकरेक्टली यहाँ पर बताएगी कि भैया जो बॉन्ड्स री इशू किए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट टू चेंज द प्राइस ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स में बैंक्स के बिहाफ पे सरकार यहाँ पर बॉन्ड्स इशू कर रही है ताकि बैंक्स को हम रिकैपिटलाइज कर सके और उन बॉन्ड्स की जो भरपाई है वो यहाँ पर केंद्रीय सरकार ही करेगी। तो ये बेसिक से 4 कॉन्सेप्ट हैं जो कि आई होप आपके यहाँ पर क्लियर हो गए हो। करेक्ट आंसर हम इजिली बता सकते हैं कि बी आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी करेक्टली मार्क किया हो। इस तरीके की एक्सप्लेनेशन आप इसको डेफिनेटली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें, बट आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहां पर डाल दी जा चुकी है। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से। लास्ट क्वेश्चन 2020 का यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो बात हो रही है यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल डेट के बारे में कि क्या है ये डेट, किस तरीके का डेट रहता है। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इससे रिलेटेड ना सोर्सेज को अगर हम रेफर करें, अलग अलग बुक्स रेफर करें, तो कहीं पे भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि नॉन फाइनेंशियल डेट क्या है। मतलब बेसिक सी डेफिनेशन दे दोगे जिससे आपको शायद समझ में ना आए या आप उसको जहन में ना डाल पाए। बट ऐसे कुछ कुछ सोर्सेज मैंने ढूंढे जहां पर कुछ कुछ चीजें यहां पर मेंशन की गई थी। तो सिंपल सी बात, जो नॉन फाइनेंशियल डेट और जो फाइनेंशियल डेट है, फाइनेंशियल डेट हम किसको कहेंगे कि भैया जो वहां पर उधार लिया जा रहा है किसी भी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा जिसके थ्रू वो रीफाइनेंसिंग कर सके। ठीक है जी, कि जैसे कि यहाँ पर आपके डेवलपमेंटल बैंक्स वहां पर उधार ले रहे हैं, ठीक है, नाबार्ड जैसे यहाँ पर हो गए कि वो फर्दर आगे पैसा लेंड कर सके, या बैंक्स यहाँ पर उधार ले रहे हैं किसी से, उसको हम कहेंगे कि फाइनेंशियल डेट है, फाइनेंशियल एंटिटी ने यहाँ पर डेट लिया है, उसके हिसाब से आप इसको जहन में रख सकते हैं। उसके अलावा जो भी यहाँ पर कैटेगरीज हैं कि भैया हाउसिंग लोन्स, अब डेफिनेटली हाउसिंग लोन यहाँ पर कौन ले रहा है, एक व्यक्ति वहां पर ले रहा होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, तो डेफिनेटली आपको नॉन फाइनेंशियल डेट में आएगा। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड कौन यूज कर रहा है, इंडिविजुअल यूज कर रहा है, ठीक है जी, बैंक तो डायरेक्टली वहां पर यूज कर नहीं रहा, बैंक का तो क्रेडिट कार्ड वहां पर नहीं चल रहा, तो ये भी आपका नॉन फाइनेंशियल डेट में आएगा। ट्रेजरी बिल्स, उसके थ्रू कौन उधार ले रहा है, सरकार यहाँ पर उधार ले रही है, तो ये भी आपका नॉन फाइनेंशियल डेट में आएगा। तो उस हिसाब से तीनों ही कैटेगरीज नॉन फाइनेंशियल डेट की हैं और उसके हिसाब से हमारा डी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी करेक्टली यहाँ पर मार्क किया हो। इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स में यहाँ पर आपको बताई गई है कि नॉन फाइनेंशियल डेट्स कौन कौन से हैं, कि डेट्स दैट आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट, हाउसहोल्ड्स और कंपनीज, ठीक है जी, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है, जो भी इनके द्वारा डेट यहाँ पर होल्ड किया जाएगा उसे हम नॉन फाइनेंशियल डेट कहेंगे। और उस हिसाब से जितने भी ऑप्शंस थी वो आपकी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन थी। तो ये था आज का हमारा प्रीमिक्स। आई होप आप सभी ने ही
अच्छे से अटेम्प्ट किया हो, अच्छे से इन 5 क्वेश्चंस को यहाँ पर आंसर किया हो। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। नया एक रिवैम्प्ड प्रीमिक्स हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं ताकि एक तरीके से हम कोशिश कर पाए कि जो चीजें हमारे पेड कोर्सेज में भी चल रही हैं उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया दिया जा सके, किस तरीके से वहां पर रन हो रही है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में फेस करने पड़ सकते हैं। बट मैं आपको डेफिनेटली एडवाइस करूंगा कि भैया जो आपका प्रीलिम्स का समय है नजदीक आ रहा है, तो अपनी जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन है उसको भी यहाँ पर गियर स्टार्ट मोड में डाल दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा जीरो कूपन बॉन्ड्स कौन से होते हैं, क्या उनकी क्वालिटीज हैं या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली, और साथ के साथ क्या आपका यहाँ पर स्कोर रहा है। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।